तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए, जो कि एनड की मौत के विजन से घबरा कर जागती है और अभी उसकी माँ उसके पास ही थी जो कि उसको संभालती है। मोर्टिशिया वेंसडे को बताती है कि उसे अपनी एबिलिटी को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और इन काले आंसुओं की वजह वो जानती है जिनको वो पहले भी देख चुकी है। और पहले उसकी बहन ओफेलिया ने उसकी बात नहीं मानी थी और अब वेंसडे भी सेम चीज कर रही है। वो वजह बताती है कि वेंसडे को असल में साइकिक एग्जॉशन हो रहा है और वो अपनी एबिलिटी खो भी सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा। और उसे ठीक होने के लिए गुडी की किताब को मदर को देना होगा जिसके अंदर वो कोई स्पेल ढूंढेगी। और वैसे भी वेंसडे अब गुडी को छोड़ दे और अब उसे कोई और गाइड मिल जाएगा, लेकिन वेंसडे उनकी कोई बात नहीं सुनती। और मोर्टिशिया इस बारे में पहले से जानती थी कि ना ही वो अभी इस बारे में कोई बात करेगी, ना ही वो उनकी बात सुनना चाहती है। अब अगले सीन में वेंसडे कहीं जा रही थी जहां पर वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचती है। सबसे पहले गैलपिन की वो वार्निंग, यानी कि शेरिफ की, जेवियर की उस ड्राइंग और उसके विजन के बारे में, और उन सब के अंदर वो एक आंख वाली रेवन मेन थी और कुछ तो बहुत ही बुरा काफी नजदीक होने वाला है। अब वो शेरिफ से मिलने जाती है लेकिन उसे उसकी लाश मिलती है जिसकी आंखें रेवंस ने नोच ली थी और उसके मुंह के अंदर से ढेर सारी रेवन बर्ड्स बाहर आती हैं, लेकिन इस बार इसने हद ही कर दी। खैर यहाँ पर वो लीडर रेवन भी है और अब से हम लीडर रेवन कहेंगे तो आप समझ जाना कि वही एक आंख वाली रेवन की बात हो रही है, यानी कि जिसकी एक आंख लाल है। खैर अब रेवन के जाने के बाद में वेंसडे शेरिफ की बॉडी को टच करके विजन देखने की कोशिश करती है, लेकिन शॉकिंगली अब उसकी एबिलिटी जा चुकी थी जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है और अब तक पुलिस आकर उसको अरेस्ट भी कर लेती है क्योंकि मौके पर वही पकड़ी गई थी। अब नई शेरिफ उससे पूछताछ करती है एज वो अभी शक की निगाह में थी और वेंसडे टाइलर के लिए बोलती है तो शेरिफ मना करती है क्योंकि वो अभी जेल के अंदर कैद निगरानी के अंदर था। वो ये भी बताती है कि कार्ल ने लास्ट नाइट शेरिफ से बात करी थी लेकिन अभी उसका फोन गायब है, जिसके बारे में वेंसडे को भी कोई आइडिया नहीं था। अब तक गोमेज वहां पर आ जाता है जो कि खुद एक लॉयर था और वेंसडे का केस वो खुद हैंडल करने वाला था, तो वो उसको अभी यहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करता है कि वो शेरिफ के पास क्यों गई थी, जिसका वो कोई भी जवाब नहीं देती। और जब वो मोर्टिशिया के बारे में पूछती है तो वो ये बताते हैं कि ये बात अभी वो उन दोनों के बीच ही रखेंगे। खैर अब वेंसडे ओफेलिया के बारे में पूछती है तो वो ये कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में वो कुछ भी बात नहीं करना चाहते। अब इसी बीच हम पग्सले को देखते हैं जो कि उस मैकेनिकल हार्ड बॉय को अपने साथ ले आया है और उसे यूजीन के बी हाउस के अंदर छुपा देता है। और यूजीन के बारे में एक बात हम बता दें कि अब वो बीज के अलावा भी बाकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ पर वो दोनों उस मैकेनिकल हार्ड बॉय, जैसे अभी हम डेड कहेंगे, उसको बंद करके रखते हैं। और हम जानते हैं कि पग्सले भाई भी किसका है, वेंसडे का, तो यहाँ पर वो उस डेड को पेट बनाने की बात करने लगता है। वो ये कहता है कि इस डेड के पास दिमाग नहीं है और वो उनको हार्म नहीं कर पाएगा और बस वो अभी भूखा है जिसको वो हनी देते हैं, जिसको पीकर उल्टा वो उनके ऊपर ही वॉमिट कर देता है और ऐसे पग्सली उसका नाम रखता है स्लर्प। तभी वेंसडे हमें नेवरमोर के अंदर दिखाई जाती है जहां पर वो थिंग से बात करती है कि उसे जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि शेरिफ की मौत कैसे हुई और एनिड उसकी वजह से कैसे मर सकती है, प्लस उस रेवन का इन सब से क्या रिश्ता है। खैर अब जब वेंसडे अपने रूम में जाती है तो एनिड उसके साथ प्रैंक करती है कि वो खत्म हो गई है और ये कहती है कि वेंसडे ने भी तो उसके साथ प्रैंक किया था ना, यानी कि उस नकली आंख को उसके बेड पर छोड़कर। लेकिन वेंसडे ने यहाँ कोई भी प्रैंक नहीं किया था और यहाँ जो एक आंख पड़ी हुई थी वो असल में शेरिफ की ही थी। अब वेंसडे एनिड को सारा सच बताती है और अभी एनिड के फोन पर शेरिफ के नंबर से वेंसडे की फोटोज आती हैं जो कि थोड़े ही समय पहले स्टॉकर ने क्लिक करी थी और उसने ही वो भेजी थी। एनिड कहती है कि वो अभी से इन सब में नहीं पढ़ना चाहती है तो वो उससे दूर रहेगी और उसके जाने के बाद वेंसडे आंख से विजन्स देखने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एबिलिटी अभी भी वापस नहीं आई थी। अब वो यहाँ से निकल जाती है और थिंग को गुडी की किताब रीड करने का काम देती है जिसमें उन्हें शायद इस चीज का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि आज प्रैंक डे के मजे ले रहे होते हैं और कहीं पर यूजीन एनिड के नए क्रश ब्रूनो को बीच से परेशान कर देता है। कभी एजेक्स यूजीन और पग्सले को पत्थर बना देता है तो कभी कोई एजेक्स को हवा में उड़ा देता है। इसी बीच हम नेवरमोर के बहुत पुराने प्रोफेसर ऑर्लॉफ को देखते हैं जिनकी बॉडी सर से नीचे मैकेनिकल थी और सर एक जार में बंद था जिनसे बैरी स्कूल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे।
तभी वेंसडे उनके पास आती है और ये पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जिस पर वो कहते हैं कि बर्ड्स को तो एवियन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से कोई भी एवियन यहाँ पर एनरोल ही नहीं हुआ है। दूसरी ओर हम बियांका और मोर्टिशा को देखते हैं, जो कि अब गाला डोनेशन के लिए साथ काम कर रही थी। बियांका बताती है कि उसने अपनी माँ के साथ समर वेकेशंस में वक्त स्पेंड किया था और उनके फैसलों पर फिर से चर्चा करी। मोर्टिशा ये कहती है कि वेंसडे उनके यहाँ रहने से खुश नहीं है, जिस पर बियांका उन्हें दिलासा देती है। वो मोर्टिशा की तारीफ भी करती है, जिन्होंने काफी कुछ अच्छे काम किए थे और उनके अच्छे काम में आते हैं मर्डर्स। लेकिन खाली इतना ही नहीं था, यहाँ पर वो काफ़ी चैंपियनशिप भी जीती थी और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया था। नाइट शीड की मेंबर भी रह चुकी थी। खैर इसी बीच हम पक्सले को देखते हैं, जो कि उस डेड को खाना देकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब वो डेड खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगता है। मीन्स वो दिमाग लगा रहा था और वो आज़ाद भी हो जाता है। तभी वेंसडे को दिखाया जाता है, जो कि टाइलर से मिलने जेल जा रही थी और थिंग को किताब की जिम्मेदारी वो सौंप कर जाती है। अब वो जेल तक जाने के लिए एनिड की ड्राइविंग स्कूल की एडमिशन रिसिप्ट चुरा लेती है और ड्राइव इंस्ट्रक्टर की कार हाईजैक कर लेती है। तो अब वेंसडे डिसाइड करती है कि वो विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाएगी, जहां पर फिलहाल टाइलर बंद हो रखा था। वो उससे मिलना चाहती थी। अब फर्स्ट टाइम जब वेंसडे विलो हिल जाती है तो वहां पर शुरुआत में वो जूडी से मिलती है, जो कि वहां की रिसेप्शनिस्ट होती है। अब तभी वेंसडे जो होती है वो जूडी को पेपर वर्क देती है, जिसके बाद जूडी वहां से उसकी मीटिंग सीधा डॉक्टर फेयरबर्न से करवाती है। अब डॉक्टर फेयरबर्न वेंसडे से मिलती है, जो कि ये बताती है कि टाइलर अक्सर उसकी बात करता है। वो आगे कहती है कि वो एक मैनिपुलेटिव और हाइपर टाइप का हाइड है और वो हाइड को पहली बार हैंडल कर रही है, तो उन्हें भी वेंसडे की जरूरत पड़ सकती है। अब वो लॉरेल गेट्स के बारे में बताती है, तो वो अभी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि वो टाइलर की मास्टर है, लेकिन फिर भी दोनों को दूर रखा हुआ है ताकि उनका बॉन्ड टूट जाए या फिर एटलीस्ट कमजोर हो जाए। अब वेंसडे टाइलर से मिलती है, जो कि उसे पहले मैनिपुलेट और कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और उसे उसके पिता शेरिफ की मौत के बारे में भी बताती है। लेकिन टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझ जाता है कि वेंसडे इस केस में हेल्प लेने आई है, जिसे वो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो वेंसडे को डार्कनेस में फंसते हुए परेशान होते हुए देखना चाहता है। अब टाइलर वेंसडे से ये कहता है कि वो एनिड को जब भी देखेगा तो खत्म कर देगा, और ये सुनकर वेंसडे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। वो उल्टा उसकी इंसल्ट करने लगती है, जिससे कि टाइलर हाइड बनने लगता है और यहाँ पर कड़ी प्रोटेक्शन और टेक की वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। मीनवाइल पग्सले को यूजिन बताता है कि उनका वो डेड पेट भाग गया है, जिससे कि वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम एनिड को देखते हैं, जो कि थिंग से बात करती है, जिसका आज बर्थडे था और पूरी एडम्स फैमिली उसका बर्थडे भूल गई थी, जिससे कि वो काफी अपसेट था। खैर अब यहाँ एनिड ब्रूनो के साथ आई थी, लेकिन रूम के अंदर थोड़ी हलचल होती है और इससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं पर थिंग जो होता है वो नहीं देख पाता कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी ओर हम बियांका को देख पाते हैं, जिसे बैरी ऑर्डर देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन के लिए मोर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करे, लेकिन बियांका इस काम से बचने उन पर ही सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करती है, लेकिन वो वश में नहीं होते क्योंकि उनके पास पहले से प्रोटेक्शन लॉकेट था। अब हम वेंसडे को देखते हैं, जो कि रूम के अंदर आती है, जिसको एनिड कहीं नहीं मिलती और थिंग भी किसी अनहोनी की बात करता है। तभी एनिड के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे वो पिक करती है। कॉल पर स्टॉकर कहता है कि अब गेम शुरू हो चुका है और वेंसडे को अगले 30 मिनट में अपनी दोस्त एनिड को ढूंढकर निकालना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी और टाइम अब शुरू होता है। वेंसडे को एक नोट भी मिलता है, जिस पर कुछ लेटर नहीं थे बल्कि नोट्स थे, तो वो पियानो से प्ले करके एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है। यहाँ पर उसे आगे एक फैसिलिटी में एनिड और ब्रूनो मिल जाते हैं, जो कि रोमांस ही कर रहे थे और उनके ऊपर ब्लेड स्ट्रैप था, जो कि नीचे आने लगता है। अब ट्रैप नीचे आने लगा था, जिससे वो मारे जाते और वेंसडे को एक नया नोट मिलता है, जिसके अंदर किसी किताब की बात हो रही थी, जिसका वो नाम लिख देती है, तो ट्रैप रुक जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। और तब जाकर सामने आती है वेंसडे की सुपर फैन एग्नेस, जो कि है उसकी स्टॉकर, और ये सारे प्रैंक उसने वेंसडे की नजर में अच्छा रहने के लिए किए थे। और एग्नेस वही लड़की है जो कि शुरुआत में हमने देखी थी, जो कि वेंसडे के स्कूल के अंदर आने पर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, जो कि मात्र 13 साल की है और वो यहाँ पर एक नई तरह की आउटकास्ट है, जिसके पास में इनविजिबिलिटी की शक्ति थी, विच एक्सप्लेन्स कि वो इजीली कैसे यहाँ पर वेंसडे के ऊपर नजर रख पा रही थी।
अब वो वेंसडे को शेरिफ का फोन देती है और ये बताती है कि वो उनके कातिल को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अभी वेंसडे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। अब वो अपने रूम में आती है जहाँ पर मोर्टिशिया वो गुड़ी वाली किताब ले गई थी और यहाँ पर उसे वो रेवन उस पर नजर रखती हुई मिलती है, जो कि उसे देखकर भाग जाती है। अब हमको यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि बैरी यानी कि बैरी डॉट ने असल में बियांका को खाली ये नहीं कहा था कि वो मोर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करके डोनेशन ले ले, बल्कि उसने ये भी कहा था कि वो मोर्टिशा की माँ को गाला में बुलाए, जिसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन क्रिएट कर पाएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब बियांका के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो बैरी की बात मानकर मोर्टिशा की मदर को गाला में बुलाने के लिए मोर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करती है। मीनवाइल हम उस ड्राइवर इंस्ट्रक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने घर जा रहा था, जिसे रास्ते में वो डेड मिलता है, जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको यहाँ पर पग्सले ने जिंदा कर दिया था। जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।